हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और हम लोग 30 डेज की स्ट्रैटेजी जो है एमपीपीएससी को क्रैक करने की हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमने 10th मई से स्टार्ट किया था और आज जो है 12th मई हो गया। 2 दिन की सीरीज, 2 दिन का टारगेट हम लोग ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, डे 1 और डे 2 का। ठीक है, हमारा 30 डेज का टारगेट है और हमारे पास कितनी यूनिट्स हैं? 10 यूनिट्स हैं। तो हर यूनिट के लिए हमारे पास कितने दिन हैं? 3 दिन बाकी हैं। ठीक है, तो ये सेट करके हमको पूरा का पूरा टारगेट सेट करना है। अब हमारा एमपीजीके की कितनी यूनिट्स आती हैं? तो 3 यूनिट्स आती हैं, ये हमको पता है। तो 3 यूनिट्स के लिए हमारे पास कितने डेज हैं? 9 डेज है। ऑलरेडी 2 डेज कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें हमने एमपी का रीऑर्गेनाइजेशन खत्म कर लिया है, ज्योग्राफी खत्म कर लिया है, हिस्ट्री खत्म कर लिया है। आज हम आगे का डिस्कस करते हैं कि आज का हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, डे 3 का टारगेट क्या होना चाहिए, जिससे कि हम 9 डेज में हमारा एमपीजीके खत्म कर सके। देखो, हिस्ट्री ऑफ एमपी में आपने ऑलरेडी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और रीजनल हिस्ट्री, ये तीनों हम लोगों ने कल का टारगेट रखा था। जिसका रीजनल हिस्ट्री बचा हो वो आज भी कवर कर सकता है। आज आपको फिर क्या क्या करना रहेगा, आपका लोड ज्यादा हो जाएगा अगर आपने कल का टारगेट कंप्लीट नहीं किया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो हमने डेली टारगेट सेट किया है एटलीस्ट आप उतना तो कंप्लीट कीजिए ही। उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो एक्स्ट्रा भी करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए। तो हिस्ट्री ऑफ एमपी में आप देख लीजिए, अगर आपका रीजनल हिस्ट्री प्लस एमसीक्यूज बचे तो वो आप कर लीजिए। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर आज आपका मेन टॉपिक होगा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर काफी बड़ा और वास्ट टॉपिक है एमपीजीके का और उससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर में, वो आज आपको कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, तो आपका डे 3 वाला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये रीजनल हिस्ट्री आप कर लीजिएगा। आर्ट एंड कल्चर में मैं आपको बताती हूँ मेजर मेजर आपको क्या करना है। मेजर्स आर्ट एंड स्कल्पचर्स करने हैं। ठीक है, मेजर आर्ट एंड स्कल्पचर्स करने हैं। उसके बाद आपको मेजर ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल डायलेक्ट्स जैसे कि क्या होते हैं, बुंदेली लैंग्वेज, बघेली क्या होता है, ब्रिज कौन सा डायलेक्ट है, जंदोमाती क्या है, ये सारे आपको डायलेक्ट्स करने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स एंड आर्किटेक्चर्स में आपको खजुराहो टेम्पल क्या है, पशुपतिनाथ टेम्पल क्या है, टेम्पल्स ऑफ ग्वालियर कौन कौन से हैं, हमारी एमपी में कौन कौन से स्तूपास हैं वो आपको देखने हैं। ये सारी चीज़ें करनी है। फिर ट्राइबल डायलेक्ट्स में भीली क्या होता है, मवासी क्या होता है, गोंडी क्या होता है, बंजारी क्या होता है, ठीक है, फिर नाहल क्या होता है, ये सब आपको देखना है ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल डायलेक्ट्स में। ठीक है, उसके बाद आपको फेस्टिवल्स देखने हैं। फेस्टिवल्स में आपको क्या क्या देखना है, अच्छा उसके जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, आर्ट एंड स्कल्पचर में देखो 3 चीजें देखनी है। एक तो आपको टेम्पल देखना है, दूसरा स्तूपा देखना है और तीसरा केव्स देखना है, क्योंकि हमारे एमपी में 3 केव्स मेजर पाई जाती है। एक तो उदयगिरी केव्स, एक भीमबेटका केव्स और बाग केव्स, इन तीनों के बारे में आपको देखना है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है हमारा फेस्टिवल। तो कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे गंगा दशमी फेस्टिवल हो गया, गणगौर हो गया, कजरी नवमी फेस्टिवल हो गया। ठीक है, ये सारे आपके जो मेजर मेजर फेस्टिवल है, गोवर्धन पूजा हो गया, नवरात्रि फेस्टिवल हो गया, सिंहस्थ के बारे में आप जरूर देख कर जाइए अगर आपको नहीं पता है, और डोल ग्यारस क्या होता है, ये सारे आपको फेस्टिवल्स देखने हैं। अब ये तो हो गए नॉर्मल फेस्टिवल, इसके अलावा हमको देखने हैं ट्राइबल फेस्टिवल्स के बारे में। ट्राइबल फेस्टिवल में जैसे बघोरिया क्या है, मेघनाथ पूजा क्या होती है, घेला सेरेमनी क्या होती है, लारू काज फेस्टिवल क्या होता है, ठीक है, रसनवा फेस्टिवल क्या होता है, ये सब आपको देखने हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे फेस्टिवल्स के बारे में। फिर आता है हमारे फोक म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स में आपको देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको तानसेन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तानसेन कहाँ से बिलोंग करते थे, किसके कोर्ट में थे, उनका पहला ओरिजिनल नेम क्या था और उनकी समाधि कहाँ पर है, और उनकी इम्पोर्टेंट जो भी उन्होंने बनाया है उनका वो कहाँ पर है, उनका जन्म कहाँ हुआ है, मतलब सब कुछ आपको तानसेन के बारे में पढ़ना है। सेम ऐसे ही आपको उस्ताद अलाउद्दीन खान के बारे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पढ़ना है, बेजू बाबरा के बारे में पढ़ना है, हाफिज अली खान के बारे में पढ़ना है और आमिर खान के बारे में पढ़ना है। ये सारे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसको आपको छोड़ के ही नहीं जाना है। फिर कुमार गंधर्व और कृष्णराव पंडित के बारे में भी आपको जरूर देख के जाना है। ठीक है, चलिए। उसके अलावा अली अकबर खान के बारे में भी आप देख सकते हैं। फिर ये तो हो गया हमारे फोक
म्यूजिक हो गए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फोक सॉन्ग्स के बारे में। तो जैसे निमार रीजन में कौन कौन से फोक सॉन्ग होते हैं, जैसे कलगी तूरा हो गया, निर्गुनिया हो गया, गरबा गरबी, ग्वालन, ऐसे। फिर मालवा रीजन के करना है, तेजाजी, कथा ज्ञान, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बुंदेलखंड में कौन से होते हैं, बघेलखंड में कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे सॉन्ग्स। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फोक डांसेस पे। देखो ये जो दो हैं ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फेस्टिवल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूरा ही आर्ट एंड कल्चर वैसे तो इम्पोर्टेंट है। फोक डांसेस में निमार के डांसेस जैसे काथा, गनगौर, फापरिया, ये सारे जो डांस है वो आपको पता होना चाहिए। मालवा के कौन से हैं, मटकी, पतंग। बुंदेलखंड के कौन से हैं, राई डांस है, सायरा डांस है, कनारा है, ये आपको पता होना चाहिए। बघेलखंड के पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डांस है जो आपको पता होना चाहिए। फिर ट्राइबल फोक डांस में जैसे लिंगोपाता कहाँ का है, पनवारा कहाँ का है, पनवानी कहाँ का है, डांडरिया कहाँ का है, ढोला मारू कहाँ का है, ये आपको देखना है। अच्छा, इसके देखने के बाद अगर आप मुकेश महेश्वरी की बुक फॉलो करते हैं तो लास्ट में एक उन्होंने चार्ट बना रखा है फोक सॉन्ग्स ऑफ एमपी का एट अ ग्लांस। तो उसमें सारे के सारे फोक सॉन्ग्स आ जाएंगे, वो किस रीजन के हैं, प्लस उसमें कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये तो हो गया हमारा फोक म्यूजिक। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट्स में भी आप कर सकते हैं, ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी जैसे कि कुछ कुछ कर सकते हैं। ऑटोफोनिक इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ज्यादा इसमें ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स में ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। फिर आता है हमारे फोक आर्ट्स में। तो फोक आर्ट्स में आपको पेंटिंग सबसे पहले देखनी है। पेंटिंग्स में भी मेन पेंटर कौन कौन से हैं, जैसे सैयद हैदर रजा, आप देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, हैदर रजा, ठीक है। इसके बारे में आप जरूर पढ़ के जाइए। सैयद हैदर रजा के बारे में देख लीजिए, विष्णु चिंचोलकर के बारे में देख लीजिए। फिर उसके बाद दामोदर देव लालीकर को जरूर देखकर जाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर डी हरिहर के बारे में देख के जाइए, और देवयानी कृष्णा, ये सारे आप जरूर देख के जाइए। उसके बाद आता है हमारा थिएटर मतलब रंगमंच। तो इसके आर्टिस्ट में जैसे हबीब तनवीर के बारे में देख लिया, बाबा के बारे में देख लिया, ठीक है। ये सारे जो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो आपको करके जाने हैं, ठीक है। फोक थिएटर में क्या करना है आपको, फोक थिएटर में जैसे आप पढ़ लीजिए, बस एक बार पढ़ना ही है। मार्च क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट वो देख लेना, स्वांग क्या होता है वो देख लेना, फिर हिंडोला क्या होता है, लकड़ भग्गा क्या होता है, ये सारी चीजें आपको देख लेना है, ठीक है। फिर फोक आर्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसमें जैसे मिट्टी शिल्प क्या होता है, काष्ठा शिल्प क्या होता है, ये आपको देखना है। गुड़िया शिल्प क्या होता है, बांस शिल्प क्या होता है, ये सारी आपको देखना है, ठीक है। बस एक बार रीड करेंगे ना तो ये आपको आ जाएगा। लाख क्या होता है, वीविंग क्राफ्ट क्या होता है, जूट क्या होता है, ये सारी चीजें फोक क्राफ्ट में आएंगी, क्लियर। चलिए, फोक राइटर्स में आप, हाँ, संत सिंघा जी के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। फोक राइटर में आते हैं संत सिंघा जी, ठीक है। संत सिंघा जी के बारे में आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लिटरेचर वाला पार्ट देखना है, ये लिटरेचर वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर में जैसे आपको राइटर्स पता होना चाहिए, जैसे महाकवि कालिदास, इनके बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर भर्तहरि के बारे में, बाण भट्ट के बारे में, आचार्य केशव के बारे में, और बिहारी लाल के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर मॉडर्न एज के राइटर्स के बारे में आपको देखना है, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म, इनका वर्क, इनके एसेज, इनकी फेमस कविताएं कौन कौन सी हैं, फेमस राइटिंग वर्क कौन सा है, ये आपको देखना है, ठीक है। फिर बाल कृष्ण शर्मा नवीन के बारे में, इनकी पोएट्री बहुत आ जाती है कि जैसे पूछ लिया रश्मि रेखा किसने लिखा है, तो वो बाल कृष्ण नवीन ने लिखा है, ठीक है। फिर पंडित हंसकर परसाई, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी के बारे में भी आप पढ़ना है। मुल्ला रामू जी देख लेना एक बार। ये मैंने चार इंपॉर्टेंट बताए हैं, सुभद्रा कुमारी, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई, इनके बारे में तो आप देख ही लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके अदर राइटर्स ऑफ मॉडर्न एज, तो वो इतना जरूरी नहीं है, मालती जोशी के बारे में एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये तो लिटरेचर हो गए। फिर उसके बाद आते हैं हमारे लिटरेचर एंड फाइन आर्ट अकेडमी, जरूर आप देख लीजिएगा, जैसे कि एमपी काउंसिल ऑफ आर्ट्स कहाँ पर है, इनके हेड ऑफिस देख लीजिएगा, ईयर ऑफ फाउंडेशन देख लीजिएगा, जैसे कि तुलसी अकेडमी कहाँ है, संस्कृत अकेडमी कहाँ है, सिंधी अकेडमी कहाँ है, कालिदास अकेडमी कहाँ है, उस्ताद अलाउद्दीन म्यूजिक अकेडमी कहाँ पर है। तो ये पूरा जो अकेडमी वाला पूरा चार्ट बना हुआ है मुकेश महेश्वरी में, पेज नंबर 95 पे, वो पूरा आपको रटना है, ठीक है। अच्छा, फेलोशिप अवार्ड्स में जैसे कि यंग साइंटिस्ट अवार्ड का प्राइज मनी क्या है,
इंदिरा गांधी फेलोशिप अवार्ड क्या होता है, ये सारी आपको देख लेना है एक बार। अवार्ड से रिलेटेड सब कुछ देखना है। फिर कल्चरल इंस्टीट्यूशन में तो रूपांकर क्या है, एमपी तुलसी एकेडमी कहाँ है, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एकेडमी कहाँ है, फिर सिंधी साहित्य एकेडमी कहाँ है, एमपी मध्याह्न कहाँ है, एमपी हिंदी ग्रंथ एकेडमी कहाँ है, ये आप जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे म्यूजियम्स। तो म्यूजियम्स में एक बार आप सारे म्यूजियम देख लीजिएगा। अब सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है अवार्ड्स एंड प्राइजेस के बारे में, ठीक है। ये तो आपको छोड़ के ही नहीं जाना है, ये आपको अच्छे से रट लेना है। अगर आपको रटा नहीं होता है तो आज से 30 दिन डेली सोने के पहले एक बार पूरा पढ़ के सोइएगा नेशनल अवार्ड्स, ठीक है। तो अवार्ड्स कैसे याद करने, देखो जैसे कालिदास अवार्ड है तो वो कब बनाया था, जैसे 1980 में बनाया था। उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड है, जैसे म्यूजिक है, डांस है, विजुअल आर्ट्स है और थिएटर है। और प्राइज मनी आपको याद रखनी है, जैसे कि 2 लाख है, पहले 1 लाख थी। और कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है, उज्जैन में ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर सारे के फर्स्ट और लास्ट, मतलब पहले सबसे पहले किसको दिया गया था और अभी रिसेंटली किसको दिया गया है, ये सारे आपको करना है। ऐसे तानसेन अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, कब से दिया जाता है, पहला किसको दिया गया था। फिर तुलसी अवार्ड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान इम्पॉर्टेंट है, कबीर अवार्ड इम्पॉर्टेंट है, इकबाल अवार्ड। इवन कभी कभी लास्ट ईयर तो ऐसे आ गया था कि इकबाल अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, मैथिली शरण गुप्त अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। महात्मा गांधी अवार्ड किसको दिया गया है लास्ट टाइम, ये भी पूछा जाता है। कुमार गंधर्व अवार्ड के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये सारे अवार्ड आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आता है शरद जोशी अवार्ड और शिखर सम्मान अवार्ड, ठीक है। तो ये भी एक बार देख लीजिएगा। फिर आएगा आपका ट्राइबल अवार्ड्स में तात्या भील अवार्ड आप देख लीजिएगा, रानी दुर्गावती अवार्ड देख लीजिएगा। क्योंकि आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, तो थोड़ा आपको आइडिया तो होता ही है कि कौन सा अवार्ड किससे रिलेटेड है। जैसे वीरांगना अवार्ड है वो किससे, लक्ष्मीबाई से ऑब्वियसली है। तो एक बार बस गो थ्रू कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। ऑल इंडिया प्राइजेस जैसे कि भवानी प्रसाद मिश्र अवार्ड है तो ऑल इंडिया है वो। फिर सेठ गोविंद दास अवार्ड है, ये भी ऑल इंडिया है। तो ये सारे अवार्ड्स ऑल इंडिया प्राइजेस भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में कॉलम बना हुआ है सारे अवार्ड्स, उसमें प्राइज मनी, फील्ड किस फील्ड में दिए जाते हैं और किस ईयर में दिए गए हैं, ये सब भी बताया हुआ है, ठीक है। अब एमपी साहित्य अकेडमी अवार्ड में आप देख लीजिए, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी का अवार्ड है, बालकृष्ण शर्मा नवीन अवार्ड है, तो ये किसको दिया गया है। तो ये पूरा आपका आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट काम करना है एमसीक्यू सॉल्व करने का। तो आर्ट एंड कल्चर के एमसीक्यूज आपको जरूर से जरूर सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये आज हमारा हो गया डे 3 का टारगेट। अब हमारा आप इस हिसाब से टारगेट सेट करके कर सकते हैं, या फिर आपको कैसे भी टारगेट सेट करके एमपीजी के फिनिश करना है 9 डेज में। रीऑर्गेनाइजेशन करना है, ज्योग्राफी करना है, हिस्ट्री करना है, आर्ट एंड कल्चर करना है। उसके बाद आपको जनरल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एमपी, इकोनॉमी ऑफ एमपी और स्पोर्ट्स वाला जो पार्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स वाला पार्ट, ये आपको जरूर करना है, ठीक है। तो आज ये हमारा डे 3 का टारगेट हो गया। आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री पूरा फिनिश करके आइए, ठीक है। 3 दिन में हमने कितना फिनिश कर लिया, अगर आपका नहीं हुआ है तो आप एक दिन और एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन ये फिनिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज का ये टारगेट है। वैसे आप कोशिश कीजिए कि आज की आज ये खत्म करें, और ये खत्म करने के बाद आपको रुकना नहीं है, उसके बाद आपको स्पीडी भी करना है। स्पीडी करना है आपको आज 1 आवर, ठीक है। जो भी उसके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 30 दिन में कम से कम आपका स्पीडी भी कवर हो जाए, क्योंकि एमपीपीएससी में फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए आपको ये सारी चीजें फैक्चुअली रटनी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड डू बेस्ट वॉट एवर यू कैन। थैंक यू।